नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने केवल यही नहीं कहा है कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ है। उन्होंने भरोसे और चेन को लेकर जो कहा है उससे भी पता चलता है कि रक्षा उत्पादन से लेकर सौदे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनका क्या हाल है। इस वीडियो को क्रम से देखते चलिए, आपको पता चलेगा कि जिसकी बात अब वायुसेना प्रमुख कर रहे हैं उनके पहले के वायुसेना प्रमुखों ने क्यों नहीं की, क्यों नहीं खतरे की घंटी बजाई गई और क्यों चुप्पी साध ली गई। यह भारतीय वायुसेना का प्रमोशन वीडियो है। इस वीडियो में उड़ते लड़ाकू विमानों और पायलट का शौर्य तो खूब नजर आता है, लेकिन क्या यही वायुसेना की वास्तविकता है? क्या हम वायुसेना की सच्चाई को ऐसे जोशीले प्रमोशनल वीडियो से आगे देखने के लिए तैयार हैं? एयर चीफ मार्शल के बयान को लेकर पढ़ते हुए हमें ऐसे लेख मिले जिनमें साफ साफ और कई बार कहा गया है कि वायुसेना की क्षमता का विकास नहीं हो रहा। कुछ लोग लिखने का जोखिम उठा रहे थे, मगर गोदी मीडिया ने देश को अंधेरे में रखा। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीले भाषण देकर काम चला लिया, लेकिन जो तैयारी करनी चाहिए थी उस पर खुद वायुसेना प्रमुख से लेकर रक्षा एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। हम यह सब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 29 मई को वायुसेना प्रमुख ने केवल यही नहीं कहा कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। हमने उनके भाषण के एक हिस्से का अनुवाद किया है और चाहते हैं कि पहले आप उस हिस्से को ध्यान से सुनिए कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वहीं पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के जवाब में क्या कह दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शक्ति और संयम की बात कर रहे थे कि भारत ने दोनों का शानदार उदाहरण पेश किया है, लेकिन वायुसेना प्रमुख उस संयम को अपने तरीके से रखते हैं और इसके लिए ब्लैक शिप के मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक शिप को ब्लैक शिप तब कहा जाता है जब किसी भी ग्रुप में कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से उस ग्रुप को खतरा हो सकता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो समय से पहले ब्लैक शिप की पहचान कर ली जाती है। पता कर लिया जाता है कि यही वो है जो कमजोर कड़ी का कारण बन सकता है। तो यह मतलब है कि ब्लैक शिप को ब्लैक शिप कहने का। एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि रक्षा बल के लोग भी बहुत संयम रखते हैं कि ब्लैक शिप को ब्लैक शिप ना कहें। यानी उन्हें पता तो है कि किसकी वजह से खतरा हो सकता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, कौन कमजोर कड़ी बन रहा है, लेकिन इतना संयम रखा गया कि उसका नाम नहीं लिया गया। वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि कई बार संयम टूट भी जाता है। हमें उस संयम के धागे को वहां तक खींचकर देखना चाहिए कि टूटने की नौबत ना आए। समझिए इस बात को। रक्षा मंत्री वहीं बैठे हैं और वहीं पर वायुसेना प्रमुख ब्लैक शीप के उदाहरण से अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए अखबारों में उनके बयान की हेडलाइन छपने के बाद भी पूरी बात नहीं बताई गई है। पता नहीं लगाया गया है कि भारत की सुरक्षा तैयारी में ब्लैक शीप कौन है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार सेना की कामयाबी को लेकर राजनीति करती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वह इन सवालों के जवाब भी नहीं देती। ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर के जारी होने की बात सरकार ही कह रही है, वायुसेना प्रमुख का यह भाषण अपने आप में काफी है समझने के लिए कि देश को झांसे में नहीं रखा जा सकता। वायुसेना प्रमुख ने बेहद शालीनता के साथ इशारों इशारों में और प्यार से वायुसेना की स्थिति आपके सामने रख दी है, और जो सरकार रक्षा तैयारियों को लेकर दिन भर तमाम दावे करती है उसका चेहरा भी आपको दिखा दिया है। अखबारों में छपी यह हेडलाइन साफ साफ कह रही है कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि टाइमलाइन दे देने के बाद भी एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो समय पर पूरा हुआ हो। हमें इसके बारे में देखना होगा कि हम क्यों ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय ही कई बार हमें पता चल जाता है यह पूरा नहीं होगा, फिर भी हम साइन कर देते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ हो जाती है। इस बयान को पढ़कर या सुनकर किसी को भी बात समझ में आ जाएगी कि हेडलाइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, हेडलाइन शानदार लगे इसके लिए बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ
और हमें जो आज चाहिए वो आज ही चाहिए, ये वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे पास, वायुसेना के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत आज ही है? 2024-25 की संसदीय रक्षा समिति की रिपोर्ट है। इसमें रक्षा बजट के आवंटन और खर्चे को लेकर सवाल किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, और मैं पढ़ रहा हूं, कई माननीय सदस्यों ने यह विषय उठाया है कि बजट एस्टिमेट के मुकाबले यूटिलाइजेशन कम हुआ है। बहुत सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से वे उपकरण समय पर नहीं आ पाए हैं। मैंने रशिया का जिक्र किया है, उनके पास से 5 S-400 सिस्टम्स आने हैं, जो कि बहुत भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिनमें से 3 सिस्टम्स आ गए हैं और 2 हेल्ड अप हैं, क्योंकि उनका विवाद शुरू हो गया है, जिससे वे समय पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे पाए। वैसा ही कुछ इशू इजराइल के उपकरण के साथ हुआ। माननीय सदस्यों ने HAL का भी जिक्र किया है। उस केस में सप्लाई चेन इश्यूज के कारण डिलीवरी में डिले हुआ है। इन कारणों की वजह से हम पिछले साल बजट एस्टिमेट का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करें और जो वास्तविक बजट अनुमान है उस तक पहुंचने या उसको पार करें। यह रिपोर्ट संसदीय समिति की है, इसी साल 17 मार्च को पेश हुई है। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह। इसमें लिखा है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हुए। जो सरकार यही दावे करती रहती है कि खरीद की प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई है, सरकार का हस्तक्षेप कम कर दिया गया है, ऐसी हेडलाइनें आपको खूब मिल जाएंगी। निकालिए हिंदी अखबारों में जाकर सर्च कीजिए। लेकिन रक्षा मामलों की रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीद की प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होती, और उस रिपोर्ट की कहीं चर्चा नहीं। काफी समय लग रहा है, यह कहा गया है। 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद इस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि यह साल रक्षा विभाग में सुधार का साल है। तो अब तक क्या किया जा रहा था? हेडलाइन छपवाई जा रही थी। इसकी जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। संसदीय समिति की रिपोर्ट की बात को ही वायुसेना प्रमुख ने एक तरह से दोहराई है। क्या उनकी बात का यह मतलब निकल रहा है कि वायुसेना ने अपनी बहादुरी से मुकाबला और हमले का सामना तो खूब किया, लेकिन तैयारी जैसी होनी चाहिए थी, जो सामान होने चाहिए थे वो नहीं हैं, आगे मुश्किल आ सकती है? अगर वायुसेना के प्रमुख को यह कहना पड़े, कम से कम रक्षा मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। वह 6 साल से भारत के रक्षा मंत्री हैं। मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मनी कंट्रोल में छपा है कि वायुसेना प्रमुख भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फरवरी 2021 में करार हुआ था कि यह कंपनी 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट बनाकर देगी। इसका बजट 48,000 करोड़ बताया गया है। इन लड़ाकू विमानों की सप्लाई मार्च 2024 से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लिखा है कि आज तक एक भी विमान की सप्लाई नहीं हुई। इंडिया टुडे में खबर छपी है कि इस विमान के इंजन की पहली डिलीवरी मार्च 2025 में जाकर हुई, जो कि टाइमलाइन से 2 साल लेट है। इन खबरों को भी याद कीजिए। इसी फरवरी महीने में खूब चर्चा हुई थी। 10 फरवरी 2025 को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वायुसेना प्रमुख एक विमान में बैठकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीनियर अफसरों से कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको अपनी जरूरतों और अपनी चिंताओं के बारे में बता सकता हूं। आपको हमारी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारी चिंताओं को दूर कीजिए और हमारे भरोसे को बढ़ाइए। इस वक्त मुझे HAL को लेकर भरोसा नहीं हो रहा। HAL हमारी अपनी कंपनी है, हम सब ने यहां काम किया है। मैंने भी यहां अस्थायी पायलट के रूप में काम किया है, लेकिन HAL मिशन मोड में नहीं है। हर बात का एक ही जवाब मिलता है, हो जाएगा, करेंगे। मुझे कहा गया था कि जब मैं यहां आऊंगा तो 11 तेजस MK-1A तैयार होंगे, लेकिन एक भी तैयार नहीं है। इसलिए वायुसेना प्रमुख के बयान को वायुसेना से जुड़ी तमाम खबरों के सहारे जोड़कर देखिए। अगर फरवरी 2021 में करार हुआ है कि मार्च 2024 तक 83 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे, लेकिन एक भी नहीं दिया गया, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? फरवरी में जब एयर चीफ मार्शल ने HAL को लेकर बयान दिया, तब अप्रैल महीने में
कारवां पत्रिका में रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने विस्तार से इस पर लेख लिखा है। सुशांत दिखा रहे हैं कि भारत की वायुसेना में नए विमानों की भर्ती पिछले 10 साल में घट गई। जिस रेट से नए लड़ाकू विमानों की भर्ती होनी चाहिए थी, उस रेट से नहीं हो रही। चीन ने दिसंबर महीने में अनाधिकारिक तौर पर 6ठी पीढ़ी के 2 जेट विमान लॉन्च कर दिए। बताया जा रहा है कि इस विमान के कारण चीन अमेरिका से भी एक हाथ आगे चला गया है। लेकिन एयर चीफ मार्शल ने जिस एमका विमान की बात की है, उसकी प्लानिंग ही अभी तक चल रही है। 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान 2035 के आसपास ही तैयार हो पाएगा। तब तक चीन और भी आगे निकल चुका होगा और उसकी मदद से पाकिस्तान भी मजबूत हो जाएगा। AMCA का विमान को लेकर इसी 27 मई को राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी कि इसके निर्माण के लिए HAL को टेंडर जारी करके पार्टनरशिप में काम करना होगा। अभी टेंडर जारी हो रहा है, उस पर बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं और उम्मीदें, झूठी उम्मीदें पैदा की जा रही हैं। इसी के चलते CII के कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल ने निजी क्षेत्र से तैयार रहने को कहा। एमका भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, मगर 2035 से पहले इसकी सप्लाई शुरू होने के आसार नहीं। क्या भारत इतना इंतजार कर सकता है? 30 मई के मातृभूमि अखबार में गिरीश लिंगन्ना का यह लेख यही सवाल उठा रहा है। सुशांत सिंह लिखते हैं कि मोदी कार्यकाल में सेना की क्षमता स्थगित हुई है, कमजोर भी हुई है। आजादी के बाद से पहली बार है कि GDP के अनुपात में सेना के लिए इतना कम आवंटन हुआ। इसमें से भी आधे से ज्यादा खर्चे पेंशन और तनख्वाह पर हो रहे हैं। आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त पैसे नहीं। 2015 के बाद से 10 साल गुजर चुके हैं। रफाल के बाद से लेकर अब तक भारत ने कोई भी आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल नहीं किया है। पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह कहते हैं कि HAL की कमी की बात होनी चाहिए, लेकिन इस नाकामी के लिए जिम्मेदार तो राजनीतिक नेतृत्व ही है। HAL तेजस की सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अभी तक F404 इंजन नहीं दे पाई। सुशांत सिंह लिखते हैं कि यह मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता है जिसे वायुसेना और HAL ठीक नहीं कर सकते। हम यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ रहे हैं। पहली बार हम प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपने यह सवाल हमसे पूछ लिया है तो अब हम आपको जवाब देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रोड शो जैसा बेहद जरूरी काम कर रहे हैं। ये सबसे जरूरी काम है। मैं नहीं चाहता कि वायुसेना के प्रमुख के बयान पर सवाल पूछकर रोड शो का मूड बिगड़ जाए। पटना के रोड शो में कहा जा रहा है भीड़ कम थी और जो थी उसमें वैसा उत्साह नहीं था, लेकिन रोड शो की तैयारी में खर्चा तो करोड़ों रुपए का हुआ होगा। कितना जरूरी काम है ये, तभी तो पैसा पानी की तरफ बहाया गया। पटना में जो भी लोग इस रोड शो में गए, उनसे मेरा सवाल है, उन्हें रोड शो से क्या मिला? क्या उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी? सुरक्षा से जुड़े मसले पर कोई भाषण सुना? या प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कैसी कैसी कारें होती हैं उनकी गिनती कर घर लौटा है? जिस बिहार की आधी आबादी महीने का 10,000 भी नहीं कमाती, उसे प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, इनोवा और स्कॉर्पियो जैसी कारें देखकर क्या मिला? क्या उसने पटना की सड़कों पर इनोवा कार नहीं देखी, स्कॉर्पियो नहीं देखी है? 1 घंटे तक PM कार के भीतर बैठे रहे। हो सकता है कि यह जरूरी काम, राष्ट्रीय महत्व का काम हो जिसे बेहद गंभीरता से वे किए जा रहे, इसलिए उनसे सवाल नहीं। रोड शो की तैयारी देखकर लगेगा कि भारत कितना तैयार है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब कोई काम नहीं बचा, केवल रोड शो करना बाकी रह गया है। वायुसेना प्रमुख ने पहली बार यह सवाल नहीं उठाया कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने किसी खास प्रोजेक्ट या डील का नाम नहीं लिया, लेकिन तेजस लड़ाकू विमानों के बारे में कई जगह छपा है कि एक भी विमान समय पर बनकर तैयार नहीं हुआ। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि किसी सवाल का जवाब देंगे ही नहीं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? क्या उन्हें भी नहीं देना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनके बारे में पता था कि पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी साइन किया गया? कुछ तो है कि वायुसेना के प्रमुख खुद को कहने से रोक नहीं पा रहे। उन्होंने फरवरी में कह दिया कि HAL मिशन मोड में काम नहीं कर रहा। यह उस सरकार में हो रहा है जो हर समय काम करने का दावा करती है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि HAL मिशन मोड में क्यों नहीं था, क्या नुकसान किया HAL ने, और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो समय पर डिलीवर नहीं हुआ। उनके सवाल पर लीपापोती मुश्किल है, क्योंकि फरवरी में जब उन्होंने कहा था
कि एचएएल मिशन मोड में काम नहीं कर रहा, तब एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील भी खंडन नहीं कर पाए। इन खबरों से पता चलता है, छप चुकी हैं, कि एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील ने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वायुसेना प्रमुख की चिंताएं समझी जा सकती हैं। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे जा रही है। हमने उन्हें बताया है कि यह सब स्ट्रक्चर तैयार होगा और इंजन मिलने के बाद हम भेजना शुरू कर देंगे। यह भी कहा कि टेक ट्रांसफर के कारण देरी हो रही है। वायुसेना के प्रमुख के भाषण का वीडियो हमारे पास नहीं है, इसकी कॉपीराइट हमारे पास नहीं है। आजकल काफी बवाल भी हो रहा है। भारत के वायुसेना प्रमुख के भाषण पर भी इतना पहरा है। कायदे से उनके इस भाषण को वायुसेना को ही पब्लिक कर देना चाहिए था, अपनी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने इतना तो बता दिया कि जो दावे किए जा रहे हैं भाइयों और बहनों के नाम से, उन दावों में कितनी सच्चाई है। यही नहीं, उन्होंने भरोसे और चैन की एक मिसाल दी है, शानदार। अगर आप उसे ठीक से समझेंगे तो पता चलेगा कि जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो भीतर से दरअसल सड़ गया है। उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा। 11 साल से लगातार सत्ता में रहने के बाद भी उस सिस्टम का यह हाल है कि वायुसेना के प्रमुख को भरोसे की याद दिलानी पड़ रही है। हमने इसके लिए सर्कस के ट्रपीज का सहारा लिया। इस खेल में एक दूसरे पर कितना भरोसा होता है कि आप अपना हैंडल छोड़कर खुद को हवा में उछाल देते हैं और दूसरा खिलाड़ी पकड़ लेता है। इस पूरे खेल में एक पल के लिए भी भरोसा टूटा, नजर चूकी तो खिलाड़ी की जान जा सकती है। वायुसेना के प्रमुख कहते हैं कि जब हम वायुसेना में भर्ती होते हैं तो पहली ही उड़ान से भरोसा पैदा हो जाता है। इस भरोसे का विकास समय के साथ धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि पहले दिन से होता है। आपका जीवन किसी और पर निर्भर करता है और किसी और का जीवन आप पर। एक गलती बड़ी असफलता का कारण बन सकती है। एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि हम सब ऊपर से नीचे तक एक चेन से जुड़े रहते हैं। हर आदमी अपना काम श्रेष्ठ तरीके से करता है। कोई नहीं चाहता वह कमजोर कड़ी बने और उसकी वजह से चेन टूट जाए। जब हम देश की बात करते हैं तो हम सब उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं। वायुसेना प्रमुख कहते हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना, विभिन्न एजेंसियां, उद्योग, डीआरडीओ, हम सभी को यह सुनिश्चित करना है कि मैं जिस भी ग्रुप से जुड़ा हूं वह ग्रुप कमजोर कड़ी ना बने। यही तो भरोसा है। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह सिस्टम ना टूटे तो दूसरे ग्रुप के लोग भी उतनी ही बराबरी से यही कोशिश कर रहे हैं, करते नजर आए कि चेन ना टूटे। सबको पता होना चाहिए कहां कमी है, उसे ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने उस एक आदमी का हवाला दिया जो बार बार आपको फेल करता है, तो उस एक आदमी को अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए, उस एक आदमी को सामने लाना चाहिए। वह जो भी है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, डीआरडीओ का प्रमुख, एचएएल का चेयरमैन, उन्हें सामने आना चाहिए, लाना चाहिए, अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इससे बेहतर तरीके से मंच पर बैठे रक्षा मंत्री को नहीं बता सकते थे। उन्होंने साफ साफ देश को भी बता दिया कि कोई कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से भरोसे का यह क्रम टूट सकता है। यह कमजोर कड़ी कौन है? क्या केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या इसमें और भी लोग हैं? काश एयर चीफ मार्शल और खुलकर बोल देते। चुनावी राज्यों में वायुसेना का एयर शो कराया जाने लगा है। जिस जनता के पास गोदी मीडिया के कारण कोई सूचना नहीं पहुंचती, उस जनता को आसमान में हरहराते लहराते विमानों का कौशल दिखाकर हतप्रभ किया जा रहा है। यूपी, भोपाल और अब पटना में भी एयर शो के जरिए वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। कलाबाजी करते हुए वायुसेना के इन विमानों से आम आदमी को प्रभावित किया जाता है कि सेना बहुत मजबूत है, तैयार है, लेकिन उसी वायुसेना को लेकर उसके प्रमुख ने देश को सच्चाई बता दी जो इन कौशल प्रदर्शनों से काफी अलग है। क्या इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की कमजोरी उजागर हुई है? हम इसके बारे में दावे से नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि रफाल विमान के गिराए जाने को लेकर दुनिया भर के अखबारों में लगातार छप रहा है, सवाल हो रहे, चीनी विमानों की क्षमता को लेकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सफाई आई है, वह सफाई पर्याप्त नहीं है। पहली बार नहीं, फरवरी से लेकर मई के बीच कई बार एयर चीफ मार्शल ने इशारा किया भारत की वायुसेना की तैयारी मुकम्मल नहीं है। आखिर क्यों वायुसेना प्रमुख बार बार बोल रहे हैं
हमारी तैयारी पूरी नहीं, वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। पहलगाम हमले के एक महीना पहले इंडिया टुडे के कार्यक्रम में भी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना की तैयारी पर बात की। उनसे सवाल पूछा गया कि खबरें हैं कि चीन पाकिस्तान को जहाज और पनडुब्बी की सहायता दे रहा है, शायद पुराने विमान भी दे रहा है, क्या इससे पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है? इस पर एयर चीफ ने कहा, हां, उन्हें इसका फायदा मिल जाएगा। अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की तो हमें यह सब तेजी से करना होगा ताकि जरूरत के वक्त इधर उधर ताकने झांकने की नौबत ना आए। मार्च के महीने में कह रहे हैं चीन पाकिस्तान को जो विमान दे रहा है उससे फायदा मिल सकता है और हमें इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला तेजी से करना होगा। ऐसी स्थिति क्यों आई? हमने ऐसी टेक्नोलॉजी तेजी से क्यों नहीं हासिल की? और चीन के विमानों के जवाब में टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए कितना वक्त लगेगा? क्या हम साफ साफ इस पर बात कर सकते हैं? सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वह जवाब देगी? फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर काफी कुछ कहा था, जरा सुनिए। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, यह सब अदानी जी बनाते हैं। हां, उसमें पेगासस भी है। तो पता नहीं वहां से क्या मतलब, पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है। वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। यानी जो हो रहा था वो राहुल गांधी भी बता रहे थे, जो नहीं हुआ वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बता रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है, वायुसेना बोल रही है, लेकिन सरकार इन सवालों पर नहीं बोल रही। अब आप बताइए।